हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी गलती हम लोग के भारी पड़ सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज, इससे पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो बनाया, उसके बाद फिजिक्स का भी वीडियो बनाया। दोनों वीडियोस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो दोनों वीडियोस में मैंने क्या बताया कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें गलत साबित कर सकती हैं उस एग्ज़ाम में। तो यार अपने आप को गलत साबित मत होने देना, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, ये हर बार नहीं आता, ये एक बार ही आता है। और तुम अगर इसमें फेल हुए तो बहुत दिक्कत होगी, कम मार्क्स लाओगे तो भी बहुत दिक्कत होगी। 90 से ऊपर लाना, अभी कहते हैं ना, वो 90 से ऊपर सभी जाते हैं। तो तुम्हारे लिए 90 से ऊपर लाओगे तुम्हें भी गर्व महसूस होगा, 95 लाओगे तो और ज़्यादा गर्व महसूस होगा। तो यार देखो, खुद 90-95 लाना है तो फिर या कोई फोर्स करे तब लाओगे 90-95, ये अच्छा। तो खुद से यार देखो यार कैसे करना है, मतलब एक एक चीज़ बारीकी से देखो। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि बेस्ट ऑफ 5 में ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो जानते ही होगे इंग्लिश। तो यार यहाँ कोई भी गलती करी ना तो तुम्हारा 90 वाला जो सपना है वो तो टूट जाएगा ही, ये तो गारंटी है। 90 वाला सपना तुम्हारा टूटेगा। तो ऐसा मत करो। अगर चाहते हो कि 95, 96, 97 इस तरीके से परसेंटेज आए बोर्ड्स में, तो इंग्लिश में तुम्हें 95 से ऊपर लाना होगा, दोनों ही में, लिटरेचर और लैंग्वेज, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। तो देखो यार क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें गड़बड़ी कर सकती हैं तुम्हारे पेपर में। तो यार सबसे पहली चीज़ क्या आती है इंग्लिश लैंग्वेज में? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन यार देखो, मैं प्री बोर्ड्स की भी बात कर रहा हूँ, इसमें बोर्ड्स की भी बाद में मैं बात करूँगा। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ है वो कंपोजिशन में क्या आती है तुम्हारी, सबसे पहली जो चीज़ आती है कंपोजिशन में वो होती है तुम्हारी ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी, जिसमें तुम्हें एक ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है किसी भी सिचुएशन पे। जैसे मैं पिछली बार का क्वेश्चन पेपर का जो ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी आया था उसे मैं बता दूं, बोर्ड्स वाला मैं बता रहा हूँ, प्री बोर्ड्स वाले भी पेपर से, पर बोर्ड्स वाला बता रहा हूँ। और राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी इन विच 2 चिल्ड्रन एंड देयर स्कूल टीचर आर द मेन कैरेक्टर्स। तो इस पर तुम्हें एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। देखो शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है कि ना, कि वहाँ टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। प्री बोर्ड्स में भी अगर तुम देखो तो टीचर तुम्हें रिकमेंड करेंगे ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी ना लिखो, क्योंकि इसमें इतना इमेजिन करने में समय लग जाता है। फिर कैसे लिखोगे, कैसे बनाओगे? इंग्लिश आती भी है तो भी तुम्हें समय तो लगता ही है ना, कि कैसे वो, जैसे मान लो इसमें है 2 चिल्ड्रन एंड देयर स्कूल टीचर, तो कैसे स्कूल टीचर से बात कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मतलब कैसे खेलते होंगे, स्कूल टीचर उन्हें खिलाता होगा दोनों बच्चों को, क्या करता होगा उनके साथ, मतलब क्या क्या चीज़ें, एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई भी पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वहाँ 30 मिनट से ज़्यादा तुम्हें अलाउ नहीं होता कि तुम ऐसे लिख पाओ, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा ले लोगे तो फिर और सारी चीज़ें भी होती हैं जिसमें तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी ना लिखो। अगर तुम्हें अच्छी इंग्लिश आती है और तुम जल्दी बना बना के लिख सकते हो तभी लिखो, वरना यहाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस वजह से तुम्हारे अगले के जो क्वेश्चन हैं वो छूट सकते हैं, इसमें ये डर रहता है। 20 मार्क्स का भी होता है तो इतना मतलब बना के लिखना फिर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, फिर लॉजिक लगाना पड़ता है। तो अगर चाहो तो मेरे हिसाब से मत लिखो। फिर दूसरा तुम्हारा क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव। इमेजिन, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें आता है इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज वन थिंग इन your school. What would it be? Why do you want to change it? How would you bring about the change? डिस्क्रिप्टिव है या नैरेटिव? मुझे तो लगता है ये नैरेटिव है, नैरेटिव, हाँ नैरेटिव है ये।
तो नरेटिव राइटिंग, तो इसमें भी तुम्हें मतलब क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी टू चेंज वन थिंग इन योर स्कूल, तुम्हें एक चीज़ को बदलने का मौका मिला तो इस पे तुम अब बना के लिख सकते हो। तो नरेटिव राइटिंग उतनी कठिन फिर नहीं हो जाती, लेकिन सारी ये ऐसे है, ऐसे में तो इंग्लिश का यूज होगा ही होगा। वहाँ तुम जब प्री बोर्ड्स में भी तुम्हें मार्क्स कटेंगे कटेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स में कोई भी टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा बोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए, और ये ऐसे जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता मैं आसानी से मार्क्स दे दूँ जिससे बच्चा बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयार ना हो पाए, क्योंकि बोर्ड्स वाले एग्जामिनर जो होते हैं वो ऐसे को तो सही से पढ़ते ही हैं, क्योंकि शुरुआत में तो और भी पढ़ते हैं। तो शुरुआत में तुम बना के लिखो, कोई भी ऐसे लिखो, शुरुआत में तुम अच्छी अच्छी लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो और अच्छे से इस कीवर्ड्स लिखो उसके, तो वहाँ पे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो फिर तुम्हारे 20 में 20 हो सकते हैं नैरेटिव में भी। इसके बाद आता है आर्गुमेंटेटिव, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है, मैं भी रिकमेंड करूँगा ये लिखो अगर तुम्हें आता है। पिछली बार जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है स्कूल एग्जामिनेशंस डू नॉट टेस्ट इंटेलिजेंस, एक्सप्रेस योर व्यूज आइदर फॉर और अगेंस्ट। तो और अगेंस्ट बताना था, स्कूल एग्जामिनेशन क्या इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करते, तो हमसे बना बना के लिखना है। मतलब जैसे कुछ भी लिख सकते हो, फॉर में लिख सकते हो कि हाँ करते हैं, स्कूल एग्जाम्स डू नॉट टेस्ट इंटेलिजेंस नहीं करते हैं, मतलब ये लिखोगे, मतलब क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखोगे, कैसे नहीं करते हैं सारी चीज़ें। और अगेंस्ट में लिख रहा हो तो फिर करते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे क्या चीज़ होती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो आर्गुमेंटेटिव सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स वाला हो सकता है, मार्क्स तुम इसमें कैरी कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब मार्क्स के लिए अच्छा होता है। 20 में 20 इसमें ला सकते हो आसानी से, अगर सही से लिखो कीवर्ड्स अच्छे से हैंड राइटिंग करके। फिर देखो इसके बाद है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, ये भी तुम लिख सकते हो। फिर देखो इसके बाद आता है पिक्चर कंपोजिशन वाला। पिक्चर कंपोजिशन, वहाँ भी कुछ बच्चे को समझने में ही गलत हो जाता है, तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगा, ये तो बिल्कुल ही मत लिखो पिक्चर कंपोजिशन, क्योंकि कुछ बच्चे समझने में ही गलती कर बैठते हैं, और समझ भी गए फिर तुम्हें ये इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बना बना के लिखना पड़ेगा सही से, क्या वो चीज़ कर रहा है उसी के बारे में 10-20 चीज़ें लिखोगे, कितनी चीज़ें लिख पाओगे, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा ना लिखो। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा लेटर। लेटर जहाँ पे तुम्हें 10 मार्क्स का होता है लेटर, इसमें कहते हैं 9 मार्क्स मिलते हैं, पर 9 भी मिल सकते हैं तो 99 मान लो, अगर पूरे में पूरे तो 99। फिर इसके बाद है जैसे लेटर आया है, यू हैव हैड टू शिफ्ट अ न्यू हाउस रिसेंटली, राइट अ लेटर, पिछली बार का ये, टू योर ग्रैंड मदर टेलिंग हर व्हाट यू मिस अबाउट योर ओल्ड हाउस, टेल हर आल्सो व्हाट यू लाइक अबाउट योर न्यू हाउस एंड व्हाट यू प्लान टू डू मेक इट कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ। तो ये चीज़ें मतलब क्या तुमने मतलब ओल्ड हाउस को मतलब क्या किया तुमने, मिस अबाउट योर रोज, और कितना ओल्ड हाउस को मिस करते हो, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो तुम इसमें। तो ये तुम्हारा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल रिकमेंड करूँगा कि लिखो, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा इनफॉर्मल में कोई बाधा नहीं होती, कि मतलब फॉर्मल नहीं होता है कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ हो जाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में कुछ भी चीज़ें तुम लिख सकते हो, क्या सीक्रेट या कोई भी चीज़ लिख सकते हो। तो देखो इसके बाद पिछली बार आया था फॉर्मल वाले में, सर्टेन बुक चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, यू हैड दैट अ फिल्म वर्जन इज नाउ अवेलेबल। ये तुम देख भी सकते हो गूगल पे सर्च करके सिलेबस में, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो। फिर इसके बाद आता है नोटिस और ईमेल। नोटिस ईमेल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि इसमें बाहर से एक बॉक्स बना देना, तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं फिर बॉक्स नहीं बनाओगे तो। पिछली बार आया था राइट अ नोटिस टू बी पुट अप इन योर स्कूल इन्फॉर्मिंग द पीपल्स ऑफ क्लासेस 9th and 10th अबाउट द रिमीडियल क्लासेस टू बी हेल्ड आफ्टर द स्कूल आवर्स एंड आस्किंग देम टू रजिस्टर नेम्स फॉर इट। रिमीडियल मतलब एक्स्ट्रा क्लास के लिए, मतलब नेम जो क्लास के बाद होगा, क्लासिंग आवर्स के बाद। तो इस पर तुम्हें लिखना था, नोटिस लिख सकते थे। नोटिस का फॉर्मेट होता है, नोटिस मतलब कैसे को मतलब क्या चीज़, डेट टाइम वेन्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उस चीज़ के बारे में। फिर ईमेल क्या था, ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ नेबरिंग स्कूल इनवाइटिंग देयर पीपल्स टू अटेंड द क्लासेस इफ दे सो विश, गिव ऑल डिटेल्स ऑफ द क्लासेस टू बी हेल्ड। इसमें दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल लिखना था। ईमेल में कैसे लिखते हो, टू टू करके लिखते हो, ईमेल डालते हो, फिर उसमें सारी चीज़ें लिखते हो,
3 लाइन की कम से कम होनी चाहिए, 3 पैराग्राफ, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा ना होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसन। यहाँ तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसन में क्या होगा, वर्ड मीनिंग मिलेंगे 3। तो वर्ड मीनिंग सही से देखना है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसन में क्या होता है, वर्ड मीनिंग पूरी लाइन बाय लाइन, ये नहीं कि कोई चीज़ उसका अलग मीनिंग भी निकल सकता है उसमें, अगर तुम वो देखोगे और तुम्हें जो लग रहा है वो अलग हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि जो उस पैराग्राफ में है, जहाँ उस अकॉर्डिंग वो मीनिंग होती है कई बार, तो खुद से ये नहीं कि खुद से कर दिया कोई भी, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर तुम खुद से करोगे ऐसे, तो देख के करना, पैराग्राफ को देख के उस हिसाब से वो मीनिंग सेट करना कि क्या हो सकती है इसमें। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। इसी के बारे में, कम्प्रिहेंशन के बारे में, पहला जो होगा तुम्हारा 1 मार्क्स का होगा, पिछली बार बेल टाइप का आया था उसमें था, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सर्च करके देख सकते हो। फिर दूसरा 2 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का, चौथा 2 मार्क्स का होता है, पाँचवा 2 मार्क्स का होता है, और जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन होता है इसका तीसरा पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट में वर्ड मीनिंग, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर, फिर इसके बाद 8 मार्क्स का तीसरा पार्ट होता है, जिसमें तुम्हें मतलब एक बॉक्स बना के, जैसे मैथ का करते हो, ये सब तो पता ही होगा, प्री बोर्ड में भी इसी तरीके से करना है। सही से बॉक्स बनाना, एकदम रूलर कंपास लेके, मतलब रूलर लेके बैठना सही से। तो इसमें 50 वर्ड से ज़्यादा का मत लिखना, कोशिश करना सही से बताना, जिससे 50 वर्ड सेट हो जाएं तो और बढ़िया है। फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, 8 में 8 मिल सकते हैं फुल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन 5, जो ग्रामर सेक्शन है तुम्हारा, जैसे पिछली बार आया था 1 नाइट 4 कॉलेज स्टूडेंट्स वाला। तो ये सारी चीज़ें तुम देख भी सकते हो, मैं तुम्हें बस ऊपर ऊपर बता रहा हूँ कि क्या तुम्हें किस चीज़ के लिए तुम्हें करना है, मतलब तुम इसमें 100 में 100 कैसे स्कोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें तुम्हें वर्ड फीलिंग में सही से देखना है, उस हिसाब से तुम्हें सेट करना है वो वर्ड को। वर्ड फीलिंग में पार्टिसिपल, इनफाइनाइट, जीरेंड, ये होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ड में, फाइनाइट में फाइनाइट वर्ड होता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, उस हिसाब से तुम्हें फिट करना है उस पे, वर्ब पे, वर्ब को उस हिसाब से। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, जिसमें फ्लेजर वर्ब होता है, 4 फ्लेजर वर्ब, 4 प्रपोजिशन आते हैं। प्रपोजिशन की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बोर्ड भी चाहता है, या मैडम मास्टर टीचर दे सकता है तुमको, टीचर ज़्यादा फ्रेजल वर्ब भी दे सकता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, बोर्ड्स में, बोर्ड्स वाले चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मार्क्स स्कोर करे, तो वो फ्रेजल वर्ब कम भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे 4-4 दोनों चीज़ें आती हैं, तो प्रीपोजिशन तो कर ले जाओगे, लेकिन फ्रेजल वर्ब में बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल बारीकी से पढ़ो, और दिमाग लगा के भी पढ़ो कि क्या चीज़ होगी। हर चीज़ को रटो नहीं कि रट लिया बस, रट लोगे तो 1 महीने बाद भूल जाओगे, उस समय ही भूल जाओगे। नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होगी, इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा पहला एग्ज़ाम है, तो वहाँ इतना समय नहीं मिलेगा इतना रिवाइज़ करने का, फिर नर्वसनेस से भूल जाओगे। तो अगर तुम्हें वो चीज़ समझ के पढ़ोगे ना, तो याद रहेगी, वो दिमाग में बनी रहेगी। और ऐसे पढ़ोगे रट रट के, तो ये फिर वो समय भूल सकते हो। फिर देखो इसके बाद आता है तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में तुम्हारा जोड़ने वाला होता है, तो जोड़ने वाला सरल होता है। पिछली बार तो बहुत सरल आया था, पहला क्वेश्चन था ही जंप्ड अप ही रैन अवे, इसको जोड़ना है, तो इसमें हो जाएगा जहाँ तक जंपिंग अप ही रैन अवे, यही होगा। फिर इसके बाद ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम स्टिल ही होप्स टू सक्सीड, तो इसका होगा यहाँ तक तीसरा नंबर, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड। इसके बाद ऐसे ही करके था, तो इसमें तुम्हें बस जोड़ना होता है, और बोर्ड्स वाले तो और सरल देते हैं, प्री बोर्ड्स में तुम्हें ध्यान रखना है कि सही से करना सिंथेसिस। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस को दूसरे में चेंज करना होता है, कुछ में बिगिन ब्रैकेट में लिखा होता है, और कुछ सेंटेंस लिखा होता है, उसके आगे तुम्हें मतलब बताना होता है क्या होगा। कुछ में यूज का होता है वर्ड ब्रैकेट में, तो उसमें बीच में आता है वो चीज़, तो इस तरीके से तुम्हें करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव पढ़ लेना, इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो बना के। तो इस तरीके से अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू असर्टिव, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो बिल्कुल यार सही से पढ़ना, कोई मतलब अभी तो प्री बोर्ड्स में कर भी ले जाओगे, या प्री बोर्ड्स में भी कम मार्क्स, टीचर तो कम मार्क्स देता ही है, कंपोजिशन, कंप्रिहेंशन, इन सब में तो कम ही मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि टीचर भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा, उस समय तुम्हें लगेगा कि अरे यार क्यों कम मार्क्स दे दिया मुझको, लेकिन टीचर भी तुम्हारा ख़राब नहीं चाहता, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन वो अच्छा ही चाहता है। वो सोचता है कि अगर इस समय मैं कम मार्क्स दूंगी या दूंगा,
तो बच्चा बोर्ड्स के लिए ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर होगा, उसके लगेगा अरे यार इतना तो ख़राब चला गया मेरा। लेकिन अगर ज़्यादा दे दिया तो फिर या सही दे दिया तो उसमें बच्चा बिगड़ सकता है, तैयार नहीं हो पाएगा उसको सही से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सही से प्रिपेयर करना, पढ़ो ध्यान लगा के। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही सरल पेपर होगा अगर तुम सही से पढ़ते हो। कोई भी पेपर सरल होता है सही से पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो ये सरल पेपर भी कठिन लगने लगेगा। तो इस वजह से पढ़ो, डट के पढ़ो।